हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर गिरीश मिस्टर जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे हिस्ट्री रिवीजन का तीसरा दिन है। डेली रात को 10 बजे हम लोग शुरुआत करते हैं और पिछले 2 दिनों में आपको इतिहास का एक कैलेंडर और उसके बाद मानव का उद्भव बताया। आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसी सभ्यता की जिसकी खोज अचानक से हुई, जिसके बारे में अभी तक पूरी बहुत जानकारी नहीं है, फिर भी कोशिश की जा रही है कि उसके बारे में हमें अधिक से अधिक जानकारी मिल सके। ये सभ्यता मानव के इतिहास के लिए, हमारे भारत के इतिहास के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जितनी चीज़ें हमारे यहाँ मिली हैं वो बहुत व्यवस्थित ढंग से मिली हैं, सिस्टमेटिक ढंग से मिली हैं और इनसे भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते हैं। तो शुरुआत करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की, सिंधु घाटी सभ्यता की। प्रॉपर रूप से हमारे इंडिया की जो इतिहास है, जो हिस्ट्री की शुरुआत होती है, उसकी खोज एक्सीडेंटली हो गई थी। एक्सीडेंटली खोज होने का मतलब है कि पहले ब्रिटिश ज़माने में, जैसे आपने सुना होगा कि भारत में जो रेलवे का विकास हुआ है, डेवलपमेंट ऑफ रेलवे, तो रेलवे का ज़्यादातर विकास ब्रिटिश ज़माने में हुआ है। तो उस समय ब्रिटिश ज़माने में रेलवे का एक बार रेलवे की लाइनों के बिछाए जाने का काम कल चल रहा था। तो रेलवे की लाइनों के बिछाए जाने के दौरान पहले ज़मीनों को समतल करते थे, फिर पटरियाँ बिछाया जाता था। तो एक बार मुल्तान से पेशावर तक के रेलवे ट्रैक के लिए ज़मीन समतल करने का काम और पटरी बिछाने का काम चल रहा था। तो जब मुल्तान से पेशावर की तरफ जब रेलवे के लोग पहुँचे ब्रिटिश और ज़मीनों को समतल कर रहे थे, तो रास्ते में उनको कुछ मिट्टी के टीले मिले, मिट्टी का धुआं मिला। तो जब उस मिट्टी के टीले मिले, उस मिट्टी को टीले को तोड़ा गया, समतल करना था ज़मीन को पटरी बिछाने के लिए। तो उन टीलों में से कुछ ईंटें मिली। तो उन ईंटों को निकाल के क्या किया कि थोड़ी मात्रा में ईंटें मिली, तो उन ईंटों को रेलवे की पटरियों के नीचे, जैसे आज लकड़ी या लोहे के स्लीपर लगते हैं, तो उस ज़माने में ईंटें लगा करते थे। तो उन ईंटों को रेलवे की पटरियों के नीचे लगा दिया गया। थोड़ा और आगे बढ़े, थोड़ा और आगे जाने पर पता चला कि वो मिट्टी के टीले बहुत भारी मात्रा में मिले और उस भारी मात्रा के टीलों में जो बहुत ढेर सारी टीले जो मिट्टी के थोड़े टाइप से बने हुए थे, उसमें ढेर सारी ईंटें और बहुत सारी खोपड़ियाँ और जो कंकाल थे, नरकंकाल, नरमुंड और बाकी कुछ पूजा पाठ और तंत्र मंत्रों टोट के टाइप से कुछ चीज़ें मिली। तो वहाँ पर जो मजदूर उसकी खुदाई कर रहे थे, मजदूर उसको देख के डर गए कि खोपड़ी और कुछ लाशें और कुछ तंत्र मंत्र की कुछ चीज़ें मोहरे मन के मिल रहे थे। तो मजदूरों को दिमाग में थोड़ा सा भूत प्रेत वाला चक्कर हुआ, कहीं भूत प्रेत का तो चक्कर नहीं। तो मजदूर थे, तो मजदूरों को डर लगा, थोड़ा सा अफवाह फैली कि यहाँ भूत प्रेत है। तो मजदूरों ने भगदड़ मची और मजदूरों ने काम करने से मना कर दिया कि हम लोग इस क्षेत्र की खुदाई नहीं करेंगे और रेलवे का काम बिल्कुल ठप पड़ गया। तो जब मजदूरों ने काम करने से मना कर दिया, खुदाई करने से मना कर दिया, तो इस बात की खबर ब्रिटिश जो रेलवे के अफसर थे, बड़े अफसरों तक ये बात पहुँचाई गई कि रेलवे के मजदूर काम करने से मना कर रहे हैं कि वहाँ कुछ जादू टोने और खोपड़े और कुछ चीज़ें मिल रही हैं। तो रेलवे के बड़े अफसर वहाँ पर सर्वे के लिए पहुँचे कि भाई देखा जाए क्या बात है, भाई क्यों रेलवे के मजदूर काम करने से मना कर रहे हैं। तो जब बड़े अफसर वहाँ पर गए, वहाँ पर जब उन चीज़ों का सर्वेक्षण किया, जब उनका विश्लेषण किया, तो उनकी आंखें बिल्कुल खुली रह गई, क्योंकि बाकी चीज़ों पर तो उनका ध्यान गया, थोड़ा कम गया, लेकिन उनका जो सबसे ज़्यादा ध्यान गया कि वहाँ पर बहुत भारी मात्रा में ईंटें मिल रही थी, वो भी बिल्कुल पकी हुई, बिल्कुल लाल लाल ठोस अंदाज में, सधे हुए अंदाज में, आज के अंदाज में बिल्कुल लाल लाल ठोस ईंटें मिल रही थी। भारत उस समय बहुत गरीब और पिछड़ा हुआ देश, अंग्रेज मानते थे कि भारत बहुत गरीब और पिछड़ा हुआ देश है, और उसमें वो इलाका जो था वो बिल्कुल निर्जन और वीराना इलाका। तो एक पिछड़े देश में, एक निर्जन और वीराने इलाके में इतनी भारी मात्रा में ईंटें, वो भी बिल्कुल पकी हुई, बिल्कुल लाल लाल साइंटिफिक अंदाज में, आज की तरीके से बिल्कुल। तब रेलवे के अफसरों को डाउट हुआ कि यार ये चीज़ तो यहाँ पर नहीं मिलनी चाहिए, कुछ ज़रूर यहाँ पर है। तो रेलवे के अफसरों ने क्या किया कि इस बात की सूचना, उस समय जो भारत का पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग था, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ASI जिसको बोला जाता है, तो ASI को रेलवे के अफसरों ने खबर दी कि यहाँ पर कुछ अननेचुरल चीज़ें मिल रही, ऐसी चीज़ें मिल रही जिसकी उम्मीद हम लोगों को नहीं थी। तो उस समय जो ASI हमारी थी, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसी ASI के डायरेक्टर थे जॉन मार्शल। तो जॉन मार्शल ने दयाराम साहनी को वहाँ पर भेजा कि आप जाइए, पता कीजिए, देखिए भाई रेलवे वाले क्या कह रहे हैं, वहाँ पर क्या चल रहा है। फिर बाद में जॉन मार्शल खुद गए और जब ASI की टीम ने उन टीलों की, जो मिट्टी के थूहे टाइप के टीले मिले हुए थे, उनकी पुरातात्विक ढंग से खुदाई की, तो पता चला कि वो मिट्टी के टीले नहीं, पूरा का पूरा ईंट का भट्ठा निकला। पूरे ईंट के भट्ठे के एविडेंस उन्हें मिले, और जैसे ही ईंट के भट्ठे का एविडेंस मिला, फौरन मार्शल ने अंदाज़ा लगाया कि हो न हो ये इलाका किसी शहर का किनारा हो सकता है, क्योंकि जो ईंट के भट्ठे होते हैं, जो जहाँ पर ईंटें बनती हैं, ईंट के भट्ठे आप ध्यान देंगे कभी भी शहर के बीच में नहीं होते। हमेशा ईंट के भट्टे कहाँ होंगे? शहर के किनारे पर। और ऐसी जगह भी ईंट के भट्टे नहीं होंगे जहाँ पर शहर ना हो, न शहर के बीच में, न शहर से बहुत ज़्यादा दूर, बिल्कुल शहर के किनारे पर। तो फ़ौरन ASI ने अंदाज़ा लगाया कि हो न हो ये कोई शहर का किनारा है। फ़ौरन रेलवे को ईंटों की सप्लाई रोकी गई और उसको
रोक के और उस पूरे क्षेत्र को ढंग से, बिल्कुल पुरातात्विक ढंग से उस क्षेत्र की खुदाई की गई। तो जब पुरातात्विक ढंग से उस क्षेत्र की खुदाई की गई तो मार्शल का अंदाज़ा सही निकला और एक बसी बसाई शहर की संरचना के अवशेष मिले। सड़कें मिले, घर मिले, मकान मिले, मोहरे मिले, मूर्तियाँ मिली, खिलौने मिले, ये सारी चीज़ें मिलने लगी। अब इनको अब एक अंदाज़ा लग चुका था कि जहाँ भी वैसे मिट्टी के उठे हुए टीले मिले, समझ लो कि उसके आसपास कोई ना कोई शहर होगा। अब इसी के साथ धीरे धीरे करके खुदाइयाँ शुरू हो गई और जो एक से शुरुआत हुई थी वही 1, 2, 3, 4 करते करते वैसी अब तक लगभग 1300 साइटें खोद दी गई। सोचिए 1300। हालांकि जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो उसमें 1125 के आसपास पाकिस्तान के हिस्से चले गए, अभी भी भारत के हिस्से कुछ हैं। और सभी जगहों से लगभग ईंटों की डिज़ाइन हो, चाहे मनके हों, चाहे मोहरे हों, चाहे जो आभूषण मिलते हों, चाहे बर्तन मिलते हों, चाहे शहरों का आकार हो, सब बिल्कुल लगभग मोर और लेस एक जैसा था। तो जब सारी चीज़ें मोर और एक लेस जैसे एक चीज़ें लगी तो कहा गया कि ज़रूर कोई ना कोई एक ही सभ्यता रही होगी। ठीक। और उस शुरुआत में जब खुदाई शुरू हुई तो वो सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्रों में खुदाई चल रही थी। तो उस सभ्यता का नाम रखा गया सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको इंग्लिश बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, सिंधु घाटी सभ्यता है, इसकी खोज वही रेलवे की पटरियों के बिछाए जाने के दौरान एक्सीडेंटली हो गई। अब नाम तो रख दिया गया सिंधु घाटी सभ्यता, लेकिन बाद में जब इसकी खुदाइयाँ जारी रहीं, स्वतंत्रता के बाद भी खुदाई होती रही और खुदाई होते होते पता चला कि इस सभ्यता के जो साक्ष्य हैं वो सिंधु नदी घाटी नहीं, गंगा नदी के आसपास भी मिल रहे हैं, हिंडन नदी के आसपास मिले, यूपी से महाराष्ट्र में नर्मदा नदी के आसपास भी इसके साक्ष्य मिल रहे हैं, गुजरात से इसके साक्ष्य मिल रहे हैं। तो नाम रखा गया था सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। और इस सिविलाइजेशन के जो एविडेंस थे, जो साक्ष्य थे, वो बहुत सारे क्षेत्रों तक, महाराष्ट्र तक, नर्मदा नदी के आसपास, हिंडन नदी के आसपास तक मिल रहे थे। तो इसलिए लगा कि सिंधु घाटी सभ्यता नाम कुछ ठीक नहीं होगा। फिर बाद में इतिहासकारों ने इस पर विमर्श किया। तो जो सबसे पहला शहर खोदा गया था, सबसे पहले शहर की जो खोज हुई थी, जिसकी कहानी आपको बताई कि रेलवे की पटरियों को बिछाए जाने के दौरान जो शहर खोजा गया था, उसी शहर के नाम पर सारे इतिहासकार एकमत हुए, सारे हिस्टोरियन एकमत हुए और उस सभ्यता का नाम इतिहासकारों ने मिलकर रखा हड़प्पा सभ्यता, द हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं हड़प्पा सभ्यता। अब ये जो हड़प्पा सभ्यता है, इसको ज़्यादा पॉपुलर जो वर्ड हम लोग देते हैं, ज़्यादा इसका जो प्रसिद्ध शब्द है वो है सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। लेकिन अब इसके क्योंकि साक्ष्य सिंधु नदी के क्षेत्र से भी बाहर मिल रहे हैं, इसलिए इसका नाम अब सिंधु घाटी सभ्यता कहना कुछ ठीक नहीं लगता। इसलिए अब ज़्यादा सही नाम जो सबसे पहला साइट खोदा गया था उसके नाम पर रखा गया है हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पन सिविलाइजेशन। और इस हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो टाइम पीरियड है, समय काल माना जाता है, वो माना जाता है 2500 से 1500 ईसा पूर्व यानी BC। ये पहले दिन इतिहास के कैलेंडर जब आपको बता रहे थे, इसके एक वीडियो पहले आपको बताया था, तो उसमें आपको हड़प्पा का जो सिंधु घाटी सभ्यता था उसका टाइम पीरियड 2500 से 1500 BC ही बताया गया होगा। अब एक बात आपको ध्यान रखना है कि ये जो टाइम पीरियड हमने लिखा है 2500 से 1500, इसको लेके इतिहास में कई सारे आपको मत मिलेंगे। कई सारे इतिहासकार इसके टाइम पीरियड को अलग अलग बताएंगे। जैसे NCERT आप पढ़ेंगे या सरकार या कार्बन डेटिंग एक्ट पढ़ेंगे तो उसमें 2250 से 1750 लिखा रहेगा। किसी किताब में 3000 से 1500 लिखा रहेगा, किसी ने 5000 से 2500 माना है, किसी ने 3250 से 2750 तक लिखा है, किसी ने 4000 से 2500 BC लिखा है। तो अलग अलग इतिहासकार इसके डेट को अलग अलग मानते हैं। आप इतिहास की किताबें भी पढ़ेंगे तो उसमें हो सकता है अगर आप इतिहास की 4 किताबें पढ़ें तो चारों किताबों में ये डेट आपको अलग अलग मिलती है। हमने ये डेट इसलिए लिखी है कि इस डेट को हमारी सरकार भी मानती है। और ये जो डेट था एक यूरोपीय इतिहास के मार्टिमर व्हीलर, तो व्हीलर ने ये डेट बताई है और सरकार भी इसी डेट को मान्यता देती है, मानती है। तो जो सरकार हमारी मानती है हम लोग भी उसी डेट को मानते हैं। भाई सरकारी परीक्षाएं देने होते हैं, सरकार जिसको सही मान रही है हम भी उसको सही मान रहे हैं। अब ये सही है गलत है इस झगड़े में हमें नहीं पड़ना है कि क्या सही है। सरकार ने कह दिया कि भाई हम इसको मान रहे हैं, मतलब ये सही है।
हो सकता है 2250 से 1750 सही हो, या 3000 से 1500 सही हो, कुछ भी हो सकता है। तो सही गलत की जगह में आप ना पड़े। सरकार इसको मानती है 2500 से 1500, और ये टाइम पीरियड किसका माना गया है? व्हीलर का। तो व्हीलर वाले को हमारे यहाँ मान्यता दी गई है, तो हम भी इसी को मान के चलते हैं। ठीक, तो ये जो सभ्यता की जो खोज हुई इसे कहा गया हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये जो फैक्ट आपको बताया कि जो शहर आपको बताया हड़प्पा, तो इस हड़प्पा की जो कहानी आपको बताई इसकी खोज हुई थी 1921 में। और खोजा किसने था? जॉन मार्शल। जॉन मार्शल कौन थे? ASI जो हमारा था पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, ASI के डायरेक्टर थे, ASI के निदेशक थे जॉन मार्शल, और उन्हीं के भारतीय सहयोगी थे दयाराम साहनी। दयाराम साहनी इन्होंने खोजा था। और एक बात और ध्यान रखिएगा, ये जो हड़प्पा है ये रावी नदी है, उसी रावी नदी के बाएं तट पर है, लेफ्ट बैंक। यानी हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किस किनारे पर? बाएं किनारे पर स्थित है। इसी तरीके से धीरे करके बताया था कि 1300 के आसपास शहर खोजे गए। हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो हड़प्पा सिंधु नदी के किनारे है, इंडस रिवर के किनारे है। ठीक, तो एक बड़े पैमाने पर इस सभ्यता और इस शहर की खोज की गई। अब बड़े पैमाने का मतलब है कि जैसे बताया कि बहुत बड़े क्षेत्र में खोजी गई। तो बड़े क्षेत्र में खोजे जाने का मतलब है कि अगर इस सिविलाइजेशन का, इस सभ्यता का हमें विस्तार देखना हो, एक्सटेंशन, कि ये सभ्यता कहाँ से कहाँ तक फैली है, इसका विस्तार क्या है। तो किसी भी सिविलाइजेशन या किसी भी चीज़ का अगर आपको एक्सटेंशन देखना हो तो खाली उसका आप चारों किनारा, चारों कॉर्नर आप पकड़ लीजिए तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो सभ्यता कहाँ से कहाँ तक विकसित रही होगी। तो अगर हम विस्तार देखें तो जैसे अगर डायरेक्शन में लोग लिखते हैं ना, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो सबसे ऊपर लिखी जाती है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक, तो इसी के जो किनारे वाले शहर हैं उसी को हम लोग देख लेंगे तो अंदाजा हमें लग जाएगा कि इसका विस्तार कितना था। तो हड़प्पा का अब तक का जो सबसे उत्तरी शहर है, सबसे जो नॉर्दर्न मोस्ट साइट है, वो है मांडा जम्मू कश्मीर में है, और ये चेनाब नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? चेनाब नदी के। ठीक, सबसे जो दक्षिणी स्थल है वो है दाइमाबाद, ये महाराष्ट्र में है, और इसका जो ये जो नदी है ये नर्मदा नदी के किनारे है। सबसे पूर्व में, सबसे पूर्वी स्थल इसका जो है आलमगीरपुर है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, यूपी में है, और ये है हिंडन नदी के किनारे है, हिंडन रिवर, हिंडन नदी के किनारे। और सबसे पश्चिम में है सुतका गेंडोर जो है ये पाकिस्तान में, और ये जिस नदी के किनारे है उसका नाम है दाश्क। यानी सुतका गेंडोर किस नदी के किनारे है? दाश्क नदी के किनारे है। ठीक, सुतका गेंडोर। ठीक, अब इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उत्तर में मांडा है चेनाब नदी के किनारे जम्मू कश्मीर में, सबसे साउदर्न मोस्ट, सबसे दक्षिणी जो शहर है इसका दाइमाबाद महाराष्ट्र में नर्मदा नदी के किनारे, सबसे पूर्वी शहर आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में जो हिंडन नदी के किनारे है, सबसे पश्चिमी शहर जो सुतका गेंडोर है ये दाश्क नदी के किनारे है पाकिस्तान में। अब अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उत्तर में कश्मीर से लेकर नीचे महाराष्ट्र तक, और पूर्व में इधर यूपी से लेकर उधर पाकिस्तान तक। और इसके दो साइड ऐसे हैं जो अफ़गानिस्तान से भी मिलते हैं। हड़प्पा के दो साइड जो अफ़गानिस्तान से मिलते हैं, एक है मुंडीगौक और दूसरा है शोरतुघई। तो मुंडीगौक और शोरतुघई दो ऐसे साइट हैं जो कहाँ से मिलते हैं? शोरतुघई, ये घ है, ये कहाँ से मिलते हैं? अफ़गानिस्तान से। ठीक है, तो इसके दो साइड कौन कौन से अफ़गानिस्तान से मिलते हैं? मुंडीगौक और शोरतुघई। ठीक, तो ये तो हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक विस्तार हम देखते हैं, एक एक्सटेंशन देखते हैं। यानी एक कहने का मतलब ये है कि कुल मिला के बहुत बड़े क्षेत्र में फैली है। भारत में राजस्थान है, तो गुजरात है, गुजरात में लोथल है, लोथल भगवा नदी के किनारे है। वहीं पंजाब में रोपड़ है। ठीक है, ढेर सारे ऐसे साइट मिलते हैं। तो ये जो सिविलाइजेशन है, कहने का मतलब ये बहुत बड़े क्षेत्र में, बहुत बड़े रीजन में ये फैली हुई सभ्यता है।
अब ये जो सिविलाइजेशन है, सभ्यता है, इस सभ्यता की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या फीचर्स हैं। तो पहली बात तो अगर कहा जाए कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे खास बात क्या है कि हड़प्पा सभ्यता पूरी तरीके से एक नगरीय सभ्यता है, यानी हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज एन अर्बन सिविलाइजेशन। तो अर्बन सिविलाइजेशन का मतलब होता है कि ये पूरी तरीके से क्या है, नगरीय सभ्यता मानी जाती है। तो यही जो हड़प्पा सभ्यता की जो नगरीय सभ्यता मानी जाती है, यही भारत में माना जाता है प्रथम नगरीकरण। प्रथम नगरीकरण यानी फर्स्ट अर्बनाइजेशन। तो भारत का फर्स्ट अर्बनाइजेशन का टाइम पीरियड किसको माना जाता है, हड़प्पा को माना जाता है कि हड़प्पा में ही पहली बार भारत में शहर बसे थे। यानी अगर कहा जाए कि भारत में पहले शहर कब बसे थे, ये हड़प्पा सभ्यता के टाइम बसे थे, और लगभग कितने साल पहले, 2500 BC, और आज लगभग 2000 AD हो चुका है। यानी आज से लगभग 4500 साल पहले, 4500 ईयर्स एगो, 4500 साल पहले भारत में शहर बस चुके थे। यानी ये हड़प्पा सभ्यता पूरी तरीके से नगरीय सभ्यता थी, अर्बन सिविलाइजेशन थी। नगरीय सभ्यता का मतलब क्या होता है कि नगर होते हैं, सिटीज़, नगर जो होते हैं, तो नगर में जो शहर होते हैं, तो शहरों में क्या होता है कि प्राइमरी सेक्टर का काम नहीं होता। प्राथमिक क्षेत्र का काम मतलब जैसे कृषि है या पशुपालन है या खनन है, ये काम नहीं होते। लेकिन सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर, उद्योग धंधे और जो व्यापार व्यवसाय है, ये सारी चीज़ें होती हैं। जैसे नगर में क्या होता है कि नगर में हम लोग रह रहे हैं, तो शहरों में हम लोग रह रहे हैं, तो शहरों में कृषि का कार्य तो करते नहीं, लेकिन खाना फिर भी खाते हैं। तो यहाँ पर शहरों का मतलब ये होता है कि वहाँ पर प्राइमरी सेक्टर यानी प्राथमिक क्षेत्र के काम नहीं होते, यानी कृषि, खनन और मछली पालन ये सब नहीं होगा। केवल सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर यानी द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र, उद्योग धंधे, व्यापार व्यवसाय, ये सारी चीज़ें विकसित होती हैं। तो वही हड़प्पा सभ्यता में माना जाता है कि पूरी तरीके से शहर थे, नगरीय सभ्यता थी। नगरों के जो शहरों की विशेषताएँ होती हैं, जो व्यापार है, जो दुकानें हैं, व्यापारिक स्थल है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर पाई जाती हैं। सड़कें हैं, चौराहे हैं, गलियाँ हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं। ठीक। और इन शहरों की सब खास बात क्या है, इन शहरों की जो सबसे खास बात है, आपको बता दें, पूरी हड़प्पा सभ्यता में अगर एक लाइन में कहा जाए कि पूरे हड़प्पा सभ्यता को एक लाइन में अगर कहना हो कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे खास बात क्या है, की पॉइंट, तो ध्यान रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा जो इनका की पॉइंट है वो है इनका टाउन प्लानिंग। टाउन प्लानिंग यानी हिंदी में बोलते हैं नगर नियोजन। तो नगर नियोजन जो है ये हड़प्पा सभ्यता की सबसे मुख्य विशेषता मानी जाती है, कि फीचर मानी जाती है। ठीक। तो नगर नियोजन का मतलब क्या होता है कि इनके जो शहर थे, जो नगर थे, नगरीय सभ्यता थी, लेकिन शहरों की सबसे खास बात क्या थी, प्लानिंग, नियोजन। प्लानिंग का मतलब होता है कि शहर जो चरणबद्ध योजनाबद्ध तरीके से बनाए जाते हैं, उनकी योजनाएं जो बनती हैं, कहाँ पर क्या होगा, सारी व्यवस्थित चीज़ें, ये हड़प्पा सभ्यता की सबसे मुख्य विशेषता, की पॉइंट थी। एक लाइन में कहा जाए कि हड़प्पा की सबसे खास बात क्या है, तो नगर नियोजन हड़प्पा सभ्यता की सबसे खास बात है। अब नगर नियोजन के ऊपर थोड़ा सा हम लोग फोकस करें कि इनके जो शहर होते थे, शहर का नगर नियोजन का मतलब क्या होता है कि शहर बिल्कुल प्लान्ड वे में बसे हुए थे, बिल्कुल जैसे लगता है कि मैप बना के इनका शहर बनाया गया था। शहरों में चौड़ी चौड़ी सड़कें होती थीं, पतली पतली गलियाँ होती थी, एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हुई सड़कें होती थीं। घरों की डिज़ाइन लगभग एक जैसी होती थी। हर घर के अंदर अपना किचन होता था, अपना बाथरूम होता था, हर घर के अपने सेपरेट कुएँ होते थे, उनमें पानी निकालने की व्यवस्था होती थी। शहरों में जो पूरे जो शहर होते थे, उनके शहर एक सुरक्षा दीवार, एक सिक्योरिटी वॉल से घिरे हुए होते थे, और सुरक्षा दीवार के बाहर एक गड्ढा किया जाता था, नहर बनाई जाती थी, जिसमें आपात स्थिति में पानी बहा के नगर की सुरक्षा भी की जा सकती है। ठीक। शहर में के ज़्यादातर जो हड़प्पा के शहर हैं वो दो हिस्सों में बटे हुए थे। शहर का एक ऊपरी हिस्सा होता था और एक निचला हिस्सा होता था। जो शहर का ऊपरी हिस्सा होता था उसमें बड़े बड़े मकान यानी अमीर टाइप के लोग रहा करते थे। जो निचला हिस्सा होता था उसमें छोटे छोटे मकान यानी गरीब टाइप के लोग रहा करते थे। ठीक। तो मकानों में भी पर्याप्त रूप से भिन्नता पाई जाती है। एक सामाजिक जो आप कह सकते हैं स्तरीकरण, एक सामाजिक स्तरीकरण, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, ये उनके घरों में पर्याप्त रूप से दिखाई देता है। इनके जो शहर हुआ करते थे, शहरों में जो सड़कें होती थी, सड़कें भी एक दूसरे को बिल्कुल 90 डिग्री पर काटती हुई सड़कें, एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हुई सड़कें का मतलब है कि जैसे जो चौराहे होते थे तो आड़े टेढ़े चौराहे नहीं होते थे। चौराहे भी एक दूसरे को क्या थे, बिल्कुल 90 अंश पर 90 डिग्री पर काटते हुए होते थे। चौड़ी चौड़ी सड़कें होती थी। और इनकी जो गलियां होती थी तो गलियों का भी एक खास पैटर्न होता था। जैसे ये गली है तो इस गली के ठीक सामने दूसरी गली खुलेगी, ये गली है तो इस गली के ठीक सामने दूसरी गली खुलेगी, ये गली है इस तरीके से जा रही है तो इस तरीके से जा रही है। तो इनकी जो गलियां और सड़कें हैं ये एक दूसरे को
90 डिग्री यानी 90 अंश पर काटती हुई रहती हैं। सड़क के सामने सड़क, गली के सामने गली, ये इनके शहरों की एक बड़ी विशेषता होती है। और इनका जब हम एरियल व्यू लेते हैं यानी हवाई दृश्य इनका जब लेते हैं तो ऊपर से देखने में जैसे लगता है कि जैसे ग्रिड बना हुआ है, जाली होती है, तो वैसे ही ग्रिड पैटर्न पर इनके शहर बसे हुए थे, जिसको कहा जाता है ग्रिड पैटर्न। ग्रिड पैटर्न यानी जालीनुमा संरचना। तो अगर कहा जाए कि हड़प्पा के शहर किस संरचना में बसे हुए थे, तो जालीनुमा संरचना यानी ग्रिड पैटर्न में बने हुए थे। ग्रिड का मतलब जैसे जाली बनती, गली के सामने गली खुली है और ये सड़क के सामने सड़क है, तो यही क्या इसका एरियल व्यू लिया जाता है। तो इसी हड़प्पा के शहरों की डिजाइन कैसी थी, ये ग्रिड पैटर्न पर बने हुए इनके शहर हुआ करते थे। ठीक है, चौड़ी सड़कें, पतली गलियाँ इनकी मुख्य विशेषता होती थी। और इनके जो घरों के दरवाजे होते थे कि जैसे कॉर्नर वाला मकान होता है, तो घरों के जो दरवाजे होते थे तो वो कभी भी मुख्य सड़क की तरफ नहीं खुलते थे। जैसे हम लोग का सड़क के किनारे मकान होता है, अगर मेन रोड की तरफ मकान है तो लोग मेन रोड पर बड़ा सा तो लोहे का दरवाज़ा लगा देते हैं, बुलंद दरवाजा टाइप से। ठीक, अब गलती से बड़ा भोकल टाइट होता है ना कि मेन रोड पर मकान है, अब पता चला गलती से मेन रोड पर मकान है और बड़ा सा दरवाज़ा आपने लगाया हुआ है, गलती से दरवाज़ा खुला हुआ रहेगा, बच्चा खेलते हुए बाहर निकला, गाड़ी आई, खत्म। ये कभी भी अपने जो घर होते थे, घरों के जो मेन एंट्री होती थी, एंट्री एग्जिट होती थी, ये मुख्य सड़क की तरफ नहीं, अंदर गलियों की तरफ से खोलते थे। तो अंदर गलियों की तरफ खोलते थे तो इनके घर क्या होते थे, बिल्कुल सिक्योर होते थे सुरक्षा के दृष्टिकोण से। आज भी वेस्टर्न यूरोप और कनाडा और USA के जो बड़े बड़े शहर होते हैं, उनकी जो प्लानिंग होती है तो उसमें हाईवेज़ के जो किनारे के मकान होते हैं, तो उन किनारे के घरों की जो मेन एंट्री एग्जिट होती है वो मेन हाईवे की तरफ ना होकर अंदर की गलियों की तरफ होती है। तो ये सारी चीज़ें हड़प्पा से ही ली गई। ठीक, और इनके जो सीवर सिस्टम होता था, नालियों का सिस्टम होता था कि हर एक घर में बताया कि अपना कुआं होता था, अपना बाथरूम होता था, अपना किचन होता था। तो किचन से पाइपलाइन निकाली जाती थी, पाइपलाइन को निकाल के घरों के बाहर निकाला जाता था और घरों के बाहर भी निकाल के ये दोनों तरफ से ये पाइप बिछा दी जाती थी, नालियाँ बना दी जाती थी और इन नालियों से फिर जो गंदगी होती थी सीवर सिस्टम वो बहाया जाता था। जैसे आज के ज़माने में हमारे शहर में आप सीवर सिस्टम देखना है, शहर के सड़क के बीचों बीच पाइपलाइन खोद के डाली जाती है, कभी ढक्कन खुला हुआ है तो कभी सड़क टूट रही है। ये चीज़ें इनके पास नहीं थी। इनकी जो सीवर सिस्टम था वो सड़क के बीच में ना होकर सड़क के दोनों किनारों पर होता था। तो इन दोनों किनारों पर बना हुआ होने की वजह से इनकी सड़कें सुरक्षित रहती थी। सोचिए आज जो हमारी सड़कें बनती हैं तो 4 साल बाद सड़क देखने लायक नहीं रहती कि सड़क बनी भी थी कि नहीं बनी थी। और ये सड़क आज से 4,500 साल पहले बनी, जब खुदाई हुई तो खुदाई के बाद बिल्कुल जस की तस सड़क निकल के आई, यानी सड़कें बिल्कुल सुरक्षित हालत में मिली। ठीक, तो ये इनकी टाउन प्लानिंग की बड़ी अच्छी विशेषता थी कि इनका जो सीवर सिस्टम था वो सड़क के बीच में ना होकर दोनों किनारों पर इनकी पाइपलाइन की सप्लाई जाती थी। और इसी में बीच में बड़े बड़े सोकपिट होते थे, सोखते गड्ढे होते थे, उसमें रेत पड़ी होती थी ताकि जो पानी है वो नीचे रह जाए, केवल सॉलिड जो वेस्ट हो वही ऊपर रहता था। ठीक, और नालियों की जो सबसे खास बात है, आपने हाई स्कूल में जब हड़प्पा सभ्यता पढ़ी होगी, सोशल साइंस में सामाजिक विज्ञान के हर एक बोर्ड की किताब में मिलता है, तो आपने एक तस्वीर जरूर देखी होगी कि जिसमें ईंटों से ढकी हुई नालियाँ दिखाई देती। हड़प्पा में 10वीं की किताब में मिलेगा। तो ईंटों से ढकी हुई नालियाँ, यानी साफ़ सफाई का इतना ख्याल था कि जो नालियाँ भी होती थी वो ईंटों से ढक दी जाती थी। ये साफ़ सफाई और सैनिटेशन का इनका जो ख्याल था वो दिखाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की जो सबसे मुख्य फीचर है, जो सबसे की पॉइंट है, वो क्या है, इनका टाउन प्लानिंग, नगर नियोजन। तो शहर बिल्कुल प्लान्ड वे में इनके बसे होते थे। घर कहीं कहीं 2 मंजिलों घर के भी साक्ष्य मिलते हैं, तो लकड़ी के धन हुआ करते थे, लकड़ियों की सीढ़ियाँ ये बना के ऊपर तक जाते थे। ठीक, और भी हड़प्पा के बहुत सारे जो बड़े बड़े नगर हैं, जैसे मोहनजोदड़ो है, तो मोहनजोदड़ो से एक बहुत बड़ा वृहद स्नानागार ग्रेट बाथ मिला है। वहाँ पर सार्वजनिक स्थल, लोग सार्वजनिक कार्यों से पूजा पाठ अगर होता होगा तो वहाँ पर लोग नहाने जाते होंगे। एक वृहद अन्नागार ग्रेट ग्रेनरी जो सबसे बड़ी संरचना मानी जाती है, तो अन्नागार टाइप की जो संरचना है या स्नानागार टाइप की जो पब्लिक प्लेसेस मिलते हैं, ये सब हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषताओं में दिखाई देते हैं। इसी हड़प्पा सभ्यता का एक शहर है लोथल। तो जो लोथल एक साइट है, लोथल गुजरात में है। तो लोथल से डकयार्ड, गोदीबाड़ा और बहुत सारी चीज़ों के एविडेंस मिलते हैं, दूसरे देशों की मुद्राएं भी मिलती हैं। तो लोथल से धौलावीरा, गुजरात में एक साइट है धौलावीरा। तो उस धौलावीरा से एक बड़ा सा साइन बोर्ड मिला है, जैसे दुकानों पर लिखने वाला साइन बोर्ड होता है, तो बड़ा सा एक साइन बोर्ड मिलता है धौलावीरा से। तो धौलावीरा गुजरात का साइट है। तो उस धौलावीरा से जो साइन बोर्ड मिला है, उस साइन बोर्ड पर कुछ सिंबल्स बने हुए हैं, कुछ लिखा हुआ है। साइन बोर्ड होता है, उस पर कुछ लिखा हुआ है।
लिखा हुआ मिला है, लेकिन उस लिखे हुए को पढ़ने की कोशिश की गई कि लिखा क्या है, तो अभी तक उसको पढ़ने में सफलता नहीं मिली। लिखा हुआ मिला है यानी लिटरेचर मिला है, लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका। इसलिए हड़प्पा को आप इतिहास के किस हिस्से में रखेंगे? जैसे आपको पिछले वीडियो में बताया था, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। तो हड़प्पा किस में आएगा? प्रोटो हिस्ट्री में आएगा, आदि इतिहास में आएगा, क्योंकि यहाँ से पुरातात्विक साक्ष्य, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलते हैं। साहित्यिक साक्ष्य यानी लिटरेचर, कुछ लिखा हुआ मिला है, लेकिन उस लिखे हुए को पढ़ा नहीं गया। यानी हड़प्पा किस में आता है? प्रोटो हिस्ट्री में आता है, यानी लिखा हुआ मिला है, लिखे हुए को पढ़ा नहीं गया। और वो लिखा हुआ कहाँ से मिलता है? धौलावीरा से एक साइन बोर्ड मिला है, उस साइन बोर्ड पर कुछ लिखा हुआ है, पढ़ने की कोशिश की गई लेकिन पढ़ा नहीं गया। अब लिखने के मामले में भाई लोग थोड़ा आलसी हुआ करते थे। लिखने के मामले में थोड़े आलसी होने का मतलब है कि जैसे हम लोग लिखते हैं हिंदी या इंग्लिश, तो लेफ्ट से राइट जाती है हमारी लिखनी, हमेशा लेफ्ट से राइट लिखते हैं, या उर्दू लिखी जाती है तो राइट से लेफ्ट, अरबी भी लिखी जाती है राइट से लेफ्ट। ये लोग क्या करते थे कि लेफ्ट से लिखते हुए राइट तक जाते थे, फिर यहाँ से हाथ नहीं उठाते थे, यहीं से भाजा मार देते थे, यहीं से लिखते हुए फिर इधर चले जाते थे, फिर यहाँ से लिखते हुए तो फिर उधर नहीं जाएंगे, फिर यहीं से घूम जाते थे। तो ये लोग दोनों साइड से लिखते थे, ठीक है। तो इनकी जो ये लिखने की शैली है वो दोनों साइड से, लिखने के मामले में थोड़ा आलसी थे लोग, यानी इधर से लिखते हुए इधर गए, फिर हाथ हुआ उठा के यहाँ आने की जहमत नहीं उठाते थे, यहीं से घूम जाते थे, फिर यहाँ से गए यहीं से घूम। तो ये दोनों साइड से लिखते थे। तो लेखन की इसी शैली को गोमूत्रिका शैली कहा जाता है। कौन सी शैली कहा जाता है? गोमूत्रिका शैली। इसको इंग्लिश बोलते हैं बस्ट्रोफेडान। तो बस्ट्रोफेडान स्टाइल ऑफ राइटिंग या गोमूत्रिका शैली किसकी थी? ये हड़प्पा की थी। और इनकी जो स्क्रिप्ट थी, लिपि थी, यानी लिपि जो अक्षर मिलते हैं इनके, जैसे हम लोग हिंदी लिखते हैं ना, हिंदी भाषा है, और लिपि कौन सी है? देवनागरी। उसी तरीके से इनकी जो शैली थी वो गोमूत्रिका शैली थी, लेकिन इनका जो स्क्रिप्ट है, इनकी जो लिपि है, वो कुछ जैसे चाइनीज जैपनीज होता है, ऐसे फिगर बना के लिखते हैं वो लोग, तो उस तरीके से फिगर बना के लिखने की कोशिश की गई है। तो जैसे अब लगता है कि चित्र के माध्यम से अपनी भावनाएं वो व्यक्त करना चाहते हैं, तो इसी को कहा जाता है भाव चित्रात्मक शैली, पिक्टोग्राफिकल स्टाइल ऑफ राइटिंग। यानी हड़प्पा की लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक लिपि, पिक्टोग्राफिकल स्टाइल ऑफ राइटिंग, ठीक। तो लेखन की भाव चित्रात्मक शैली, हालांकि लिखा हुआ मिला है, पढ़ने की कोशिश की गई लेकिन अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, ठीक। इसके अलावा हड़प्पा से और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे इतिहास, हमारे कल्चर के साथ साथ अब तक मौजूद हैं। आपको बता दें, भारत ही नहीं पूरे विश्व में जो सूती वस्त्र होता है, कॉटन क्लोथ्स का सबसे पुराना एविडेंस जो मिलता है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता से मिलता है। और एक ध्यान रखिएगा कि जो कपास का पौधा है, कपास के पौधे का मूल स्रोत भारत ही है। भारत से ही कपास के पौधे का विकास हुआ, और भारत से ही बाकी दुनिया को कपास यानी जो कॉटन होता है, इसका परिचय बाकी विश्व को भारत से ही हुआ। और इसका सबसे पुराना एविडेंस कहाँ से मिलता है? हड़प्पा सभ्यता से मिलता है। भारत में एक चीज़ और देखते हैं, वर्तमान समय में हम लोग देखते हैं पीपल का बड़ा महत्व होता है, पीपल की पूजा की जाती है, लोग पीपल को आरती दिया दिखाते हैं। इवन भारत का सबसे बड़ा जो नागरिक सम्मान होता है भारत रत्न, भारत रत्न भी आप देखेंगे, भारत रत्न जो मेडल दिया जाता है वो पीपल के पत्ते की आकृति पर चांदी से लिखा होता है। तो पीपल का महत्व हमारे भारत में बहुत ज़्यादा है, और ये आज से नहीं है। उस पीपल पूजा की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? हड़प्पा सभ्यता से मानी जाती है। इस समय पीपल के वृक्ष की पूजा, पीपल के पत्तों का अत्यधिक महत्व दिखाई पड़ता है, ठीक। तीसरी चीज़ कि यहाँ पर ये जो हड़प्पा सभ्यता है, इसमें जो उस समय के जो चिन्ह मिलते हैं, जो पूजा पाठ के चिन्ह मिलते हैं, उसमें कई सारी चीज़ें अब तक हम लोग देख रहे हैं, जैसे लिंग की पूजा, योनि की पूजा। एक हड़प्पा से एक मोहर मिली है, एक सील मिली है, जिस पर एक पशुपतिनाथ टाइप के देव हैं, जिस पर कई सारे पशु बने हुए हैं। तो उस पशुपतिनाथ टाइप की जो देवता हैं, उनकी पूजा करने का जो एविडेंस मिलता है, तो शिव और लिंग और योनि के पुराने साक्ष्य, पुराने एविडेंस यहाँ से मिलते हैं, हमें दिखाई पड़ते हैं, ठीक। और लोथल से एक हड़प्पन साइट है लोथल से जो इनके सावधान की प्रवृत्ति है, कई सारे सावधान चलते थे, लेकिन लोथल जो इनका साइट है गुजरात में, वहाँ से एक युग्म समाधान मिलता है। युग्म समाधान का मतलब कपल बरियल, यानी महिला और पुरुष को साथ साथ दफन किया गया। अब महिला पुरुष का साथ साथ दफन करना क्या इंडिकेट करता है? अब महिला पुरुष की मौत एक साथ तो होगी नहीं, या हुआ होगा पुरुष की मौत पहले हुई हो, महिला को फिर बाद में उनके साथ दफन किया गया होगा। तो कहीं न कहीं ये थोड़ा सा इंडिकेशन, हालांकि अभी तक बहुत प्रमाणिक साक्ष्य नहीं मिलते, कहीं न कहीं ये जो इंडिकेशन है वो सती की तरफ इनका इंडिकेशन दिखता है।
तो 3 जो लोथल से कपल बरियर मिलते हैं, युग्म सावधान मिलते हैं, वो थोड़ा बहुत इंडिकेट करते हैं कि इसके सती प्रथा के साक्ष्य मिलते हैं कि पुरुष की मृत्यु हुई होगी तो उसके साथ महिला को भी मार के या मरने के साथ उसके साथ दफन कर दिया गया। ठीक, और भी बहुत सारी चीज़ें के एविडेंस मिलते हैं जो हमारे सभ्यता में अब तक इनकी कंटिन्यूटी है, कि जैसे स्वास्तिक का निशान मिलता है। स्वास्तिक उस समय सूर्य पूजा के रूप में, उपासना के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। वर्तमान में स्वास्तिक घरों में बनाया जाता है। स्वास्तिक जो है ये चतुर्भुज ब्रह्मा, जो 4 हाथों वाले ब्रह्मदेव होते हैं, तो स्वास्तिक चतुर्भुज ब्रह्मा की निशानी है। हालांकि उस समय ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन स्वास्तिक का चिन्ह हड़प्पा से मिलता है, जो अब तक हम लोग देखते हैं। मोहनजोदड़ो से एक कांसे की नग्न महिला की मूर्ति मिलती है, और ज़्यादातर जो मूर्तियाँ मिली हैं, आइडल्स मिले हैं, तो ज़्यादातर महिला मातृदेवियों के मिले हैं। इसलिए माना जाता है कि ये जो हड़प्पा सभ्यता थी, मातृसत्तात्मक, मैट्रियार्कल सिविलाइजेशन, मातृसत्तात्मक समाज हुआ करता था। समाज में महिलाओं की स्थिति अच्छी अब कही जा सकती है। अब जरूरी नहीं कि मूर्तियाँ मिले, देवियाँ मिलें तो समाज अच्छा हो, लेकिन अब मूर्तियाँ मिलती हैं तो इससे हमारे विद्वान इतिहासकार अंदाज़ा लगाते हैं कि जो हड़प्पा समाज था वो मातृसत्तात्मक था, क्योंकि ज़्यादातर जो मूर्तियाँ मिलती हैं वो मातृदेवी की मूर्ति मिलती हैं। एक बात और कि चाहे हड़प्पा काल हो चाहे वर्तमान काल हो, भारत में जो पूजा पाठ यानी जो धार्मिक जो रिचुअल्स हम लोग देखते हैं, इसमें हमेशा से बहुदेववाद यानी ढेर सारे देवताओं की पूजा पाठ मिलते हैं। कभी भी भारत में मोनोथीज़म नहीं था। मोनोथीज़म का मतलब एक देववाद, जैसे इस्लाम में है, इस्लाम में एक देव की पूजा की जाती है। क्रिश्चियनिटी है, वो भी एक देव की पूजा करते हैं। भारत में कभी भी मोनोथीज़म यानी एक देववाद नहीं था, हमेशा पॉलीथीज़म था, यानी बहुदेववाद था। तो हड़प्पा में भी हम लोग कह सकते हैं कि बहुदेववाद था। बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा यहाँ पर की जाती थी। ठीक, यहाँ पर व्यापार व्यवसाय के भी अच्छे एविडेंस मिलते हैं। बताया था कि हड़प्पा जो लोथल, इनका गोदीवाड़ा मिलता है, डकयार्ड मिलता है। वहाँ से विदेशी दूसरे देशों के प्राप्त होने वाली मेसोपोटामिया की मोहरें वगैरह पाई गई हैं, तो इससे दूसरे देशों के व्यापार की भी पुष्टि होती है। और हड़प्पा सभ्यता जो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन है, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता में हड़प्पा के लिए मेलुहा शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इसका शब्द इस्तेमाल किया गया है मेलुहा। तो मेलुहा वर्ड किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? हड़प्पा सभ्यता के लिए। कहाँ पर? मेसोपोटामिया के अभिलेखों में, यानी दूसरे देशों से भी इनके संबंध हुआ करते थे। और एक चीज़ और ध्यान देने योग्य है कि इनकी जो मोहरें, इनमें जो सिक्कों का प्रचलन इस समय नहीं था। इस समय जो सील्स होती थी, मोहरों का प्रचलन था, और उसमें भी गोल मोहरें बिल्कुल नहीं मिलती। ज़्यादातर इनकी जो मोहरें हैं वो चौकोर हैं, वर्गाकार भी हैं, आयताकार भी हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा गोल मोहरों का यहाँ पर नितांत अभाव मिलता है। जो राउंड शेप्ड जो सील्स हुए वो नहीं मिली, ज़्यादातर चौकोर मोहरें ही मिले हैं। चौकोर में भी वर्गाकार या जो आयताकार जो मोहरें होते हैं, रेक्टेंगुलर होते हैं, स्क्वायर शेप में होती हैं, वही सील्स मिलती हैं। बाकी राउंड शेप सील्स नहीं मिलती, यानी गोलाई वाली चीज़ें लोग शायद न बना पाते हैं, क्योंकि घरों के भी जो खंभे मिले वो भी चौकोर आकार के, गोल वाले खंभे नहीं मिलते हैं यहाँ के। ठीक, चलिए, इस सभ्यता की बताया कि बहुत सारी चीज़ें थी जो अब तक हमारे समाज में, हमारे इतिहास में अभी तक कंटिन्यू हैं, जो अब तक हमारे समाज में चल रही हैं। ठीक, फिर इसके बाद लगभग 1500 ईसा पूर्व का जो हमारा काल था, 1500 BC का काल था। तो 1500 ईसा पूर्व आते आते माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया, डिक्लाइन हो गया। अब जब 1500 ईसा पूर्व तक आते आते हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ, तो इस पतन के क्या कारण थे? बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अलग अलग इतिहासकारों ने मनाया कि किसी भी सभ्यता के पतन के क्या कारण हो सकते हैं। कहीं हो सकता है भूकंप आ जाए, सब कुछ तबाह हो जाए, या ज्वालामुखी फट जाए, सब कुछ तबाह हो जाए, कोई सुनामी जैसी कोई आपदा आ जाए, कोई महामारी फैल जाए, कोरोना टाइप से कोई बीमारी फैल जाए, या कोई बाहरी दूसरा देश आक्रमण कर दे, या कोई अग्निकांड भीषण हो गया, सब समाप्त हो जाए। तो बहुत सारे सब कारण हो सकते हैं, और अलग अलग विद्वानों ने इसमें प्रकाश डाला है। लेकिन हड़प्पा सभ्यता के पतन का जो सबसे महत्वपूर्ण कारण, सबसे में जो मेन रीज़न माना जाता है, वो ये माना जाता है कि जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन से, हड़प्पा सभ्यता से बहुत सारी चीज़ों के एविडेंस मिलते हैं, लेकिन एक चीज़ है जो बहुत कम मिली, वो है बिखरी हुई लाशें। जो स्कैटर्ड डेड बॉडीज़ होते हैं ना, बिखरी हुई लाशें, बिखरी हुई लाशें बहुत कम मिलती हैं। जो लाशें मिली हैं वो ऑलरेडी बरीड, यानी जिनका अंतिम संस्कार, दफन या पूर्ण आंशिक दहन उनका कर दिया गया था, यानी जिनका अंतिम संस्कार हो गया, केवल वही लाशें मिलती हैं। बिखरी हुई हालत में लाशें नहीं मिलती। और सभ्यता के पतन के जितने भी कारण होंगे, तो सब में ज़्यादातर आप देखेंगे कि बिखरी हुई हालत में लाशें जरूर मिलेंगी, लेकिन हड़प्पा से ऐसा नहीं है। तो बिखरी हुई हालत में लाशों का न पाया जाना, इससे सबसे ज़्यादा प्रमाण मिलता है कि इस सभ्यता का जो पतन है वो बाढ़ से हुआ होगा,
ड्यू टू फ्लड दिस सिविलाइजेशन वॉज डिक्लाइंड। बाढ़ के कारण इस सभ्यता का पतन हुआ, ये सबसे प्रमुख मत माना जाता है। क्यों बाढ़ के कारण माना जाता है? क्योंकि यहाँ से बिखरी हुई हालत में लाशें बहुत कम मिलती हैं, क्योंकि जब बाढ़ आती है तो बाढ़ में लोगों को जाने का मौका रहता है, लोग सामान समेट के जरूरी चीज़ें निकल जाते हैं। जो बिल्कुल जाने की हालत में नहीं रहते, बिल्कुल असहाय होते हैं, वही लोग मरते हैं। बाढ़ में बचने की संभावना हो सकती है। तो इसलिए ज़्यादातर विद्वान मानते हैं, हालांकि ऑरेल स्टाइन वगैरह मानते हैं ऐसा नहीं है कि अचानक से इनका जो है कि पतन हुआ। बहुत सारे इतिहासकार मानते हैं विदेशी आक्रमणकारी थे, ठीक है। किसी इतिहासकार ने कहा कि यहाँ पर महामारी फैली, किसी ने कहा कि भूकंप आया। लेकिन सबसे प्रमुख जो कारण है वो किसको माना जाता है इसकी सभ्यता के पतन का? वो माना जाता है बाढ़, फ्लड, ठीक। चलिए, ये तो था हड़प्पा सभ्यता और उसकी कुछ खास बातें, मेन फीचर्स। आज के लिए इतना ही। फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं और इसके बाद हम लोग अगले क्लास की चर्चा करेंगे जिसको कहा जाता है वैदिक कल्चर या वैदिक